Welcome student, this is our lecture number 4 for BSc 5th sem, lecture 4 BSc 5th sem, पेपर सेकंड। और जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है भाई, टॉपिक हमारा आज का कॉम्पटन इफेक्ट। ये पेपर में 9 नंबर में भी पूछा जा सकता है डायरेक्ट, ध्यान रखना इसका। 5 में भी पूछा जा सकता है, 6 में भी, मतलब पेपर में आने के इसके पूरे चांस। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक। अब ये मत कहना कि टीचर तो हर एक टॉपिक को इम्पोर्टेंट बताते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। पेपर में आने की चांस ज़्यादा है तो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, अदरवाइज ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हम हर टॉपिक के बारे में ये बोले कि ये ज़रूरी है। तो आते सीधे टॉपिक पे, क्योंकि टॉपिक लेंदी होने वाला है तो ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए सीधे हम टॉपिक पे आते हैं। इन 1921 A.H. कॉम्पटन एक साइंटिस्ट था भाई हमारे पास, जिसने क्या किया, कोई भी एक तरीके से हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट रेडिएशन ली, हाई फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन ली हमने। उनको क्या किया, स्कैटर्ड किया। किसके साथ, किसने उनको स्कैटर्ड किया भाई? कोई हमारे पास जिसका कम एटॉमिक नंबर, जिस पार्टिकल का, जिस सब्सटेंस का कम हो, उसके साथ हमने, जैसे कार्बन, इसके अंदर हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि कार्बन के साथ उसने हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन को स्कैटर्ड करवाया। उसके बाद उसने क्या फील किया कि जो स्कैटर्ड रे थी वो 2 हिस्सों में डिवाइड होगी, वो 2 कंपोनेंट के अंदर डिवाइड होगी। ये हमने फर्स्ट कंपोनेंट मान लिया और एक क्या मान लिया, सेकंड कंपोनेंट। ठीक है, एक कंपोनेंट तो क्या था, हाई फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी थी हमारे पास उससे लो फ्रीक्वेंसी के साथ स्कैटर्ड हुआ। ठीक है, एक तो क्या था, जो फ्रीक्वेंसी हमें इसने प्रोवाइड करवाई थी उसी के साथ स्कैटर्ड हुआ। दूसरा उसने क्या देखा, वो सेम फ्रीक्वेंसी के साथ स्कैटर्ड हुआ। भाई एक हमें फ्रीक्वेंसी गिवन थी तो हमने उसके बाद क्या देखा, जब वो स्कैटर्ड हुआ उसके बाद एक कंपोनेंट की फ्रीक्वेंसी कम होगी, एक की सेम रही। ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी उसको हम बोलते हैं क्या, मॉडिफाइड, और ये क्या होंगी, अनमॉडिफाइड। एक क्या होंगे हमारे पास, मॉडिफाइड, दूसरा क्या होगा, अनमॉडिफाइड रेडिएशन। ठीक है, ये हमें जनरली वहां से ऑब्जर्वेशन देखने को मिली। यदि हम थ्योरी जो है इसकी मेन जो कंसीडर करके चलेंगे, उससे पहले यदि हम बात करें तो सिंपल सी ये कहेंगे कि कोई भी एक जिसका एटॉमिक नंबर कम हो, उस पार्टिकल के साथ हमने हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन को इसके ऊपर डाला तो ये स्कैटर्ड होगी। स्कैटर्ड हुई उस टाइम पे हमने देखा कि 2 तरीके के कंपोनेंट बनते। फर्स्ट कंपोनेंट जिसमें फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, उसको हम अनमॉडिफाइड बोलेंगे, अनमॉडिफाइड रेडिएशन। और जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी वो क्या होंगे हमारे पास, मॉडिफाइड रेडिएशन। वो क्या हो जाएंगे, वो मॉडिफाइड रेडिएशन। चलो इसके अंदर लिखते हैं अभी कुछ, बाद में धीरे धीरे समझते चलेंगे और लिखते चलेंगे। मेन इसका यही था कि हमने भाई हाई फ्रीक्वेंसी को एक छोटे जिसका एटॉमिक नंबर कम हो उस पार्टिकल के साथ, उस सब्सटेंस के साथ स्कैटर करवाया और हमें 2 तरीके की रेडिएशन देखने को मिली। एक हाई तो है, यदि सेम है तो वो हाई होगी, और एक क्या होगी हमारे पास, लो। या फिर हम क्या बोलेंगे, एक तो वैसी की वैसी रही और एक की फ्रीक्वेंसी कम होगी। जिसकी फ्रीक्वेंसी कम हुई वो तो हमारे पास मॉडिफाइड हो जाएगी, जो सेम फ्रीक्वेंसी के साथ चलेगी वो क्या होगी, अनमॉडिफाइड। ठीक है, तो इसके अंदर यदि हम लिखे, ऑब्जर्व दैट when a high frequency
रेडिएशन scattered with a low atomic number substance then the high frequency radiation is divided into two component. First one component scattered with low frequency second component scattered with same frequency. ठीक है, तो ये चीजें हमें वहां पे देखने को मिली। भाई एक कंपोनेंट था वो तो लो फ्रीक्वेंसी के साथ स्कैटर्ड हुआ और दूसरा क्या था, सेम फ्रीक्वेंसी के साथ। द कंपोनेंट which scattered with low frequency is called modified radiation, and the component in which radiation have same frequency of incident radiation in which radiation have same frequency of incident same frequency as that of incident radiation is called undeviated unmodified रेडिएशन। और भाई जो हम लेके चलते हैं द इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी आर जनरली एक्स रेज और गामा रेज। जो हम लेके चलते हैं इंसिडेंट, जिनको हम इंसिडेंट करवाते हैं, वो जनरली हम कौन से लेके चलते भैया, तो एक्स रेज होंगी हमारे पास, गामा रेज होगी। इसके अंदर हमने देख लिया है जो हमने बताया था शुरू में कि भाई एक हाई फ्रीक्वेंसी होगी, उसको करवाएंगे, वो दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगी। उसके बाद अब इसमें यदि हम एक नेट डेफिनेशन बनाए यहाँ से, कॉम्पटन इफेक्ट होता क्या है, तो वो क्या होगी भाई, एक फिनोमिना हमारे पास जिसमें इंसिडेंट रेडिएशन को हम स्कैटर्ड करवाते हैं दो, उसमें मॉडिफाई और अनमॉडिफाइड रेडिएशन
और विद इसके अंदर भाई जो इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे पास वो भी एक्ट करते हैं। चलो यहां तक हो गया, एक बार लिख लेते हैं। The phenomena of scattering of incident radiation into modified and unmodified रेडिएशन। यहां तक तो भाई हमने बार बार जिक्र किया है कि भाई उसका 2 में हो जाएगा। इसके साथ लेकिन इसमें क्या होता है, रिकॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन रिकॉलिंग ऑफ गन आपने पढ़ा होगा पहले, उसकी उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन है वो कई बैकवर्ड डायरेक्शन में भी मूव करते, उनकी डायरेक्शन के लिए यूज करते हम ये वाला वर्ड है विद समझ जाना इसको, accompanied of some इलेक्ट्रॉन। ये लाइन हमने किस लिए ऐड की है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि फोटोन किसके साथ जाके टकराएंगे भाई, इसमें एक सेकेंड में, रिकॉइल इलेक्ट्रॉन कि जो इलेक्ट्रॉन है उनके साथ कौन होता है, अनमोडिफाई और मॉडिफाई के साथ हमें कौन देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इज कॉल्ड कॉम्पटन इफेक्ट, इसी को हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड कॉम्पटन इफेक्ट। बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन है, आपको बता दिया गया है। पहले एक एग्जांपल देके किस तरीके से लाइट आएगी हमारे पास, उसको हमने किस में कन्वर्ट करवाना है। अब इसके अंदर यदि हम चले तो भाई एक लाइट लेके चलते, हम एक फोटोन लेके चलते हैं जिसकी एनर्जी दी हुई होगी हमारे पास, और वो टकराएगा किसके साथ, एक इलेक्ट्रॉन के साथ। तो इलेक्ट्रॉन को हम क्या मान के चलेंगे, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे, अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन, चलो इसको हटा देते हैं एक बार, हमें क्या कंसीडर करना है, एक फोटोन लिया, सपोज करो एक फोटोन है वो जाके एक इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा है, इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा है तो इसकी जो मोस्टली एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने में लग जाएगी, और यदि कुछ हिस्सा बचता है उसके साथ हमारा जो फोटोन है वो जो ज़्यादा जिस फ्रीक्वेंसी के आया था उसका ज़्यादा पार्ट तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में यूज कर लिया हमने। इसकी काइनेटिक एनर्जी में यूज होने के बाद कुछ हिस्सा जो है वो किस काम आएगा हमारा, वो आएगा फोटोन को स्कैटर्ड करने में। किस में काम आएगा वो, फोटोन को स्कैटर्ड करने में। लिखो चलो अब इसमें, बिल्कुल आसान है भाई, एक फोटोन आया वो एक इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा है, इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी तेज हो जाएगी, तो ज्यादा एनर्जी किस में होगी, इलेक्ट्रॉन को तेज करने में। जो बचा हुआ हिस्सा है उसके साथ हमारा फोटोन क्या हो जाएगा, स्कैटर्ड। लेट अस कंसीडर ए फोटोन of energy h nu collide with a इलेक्ट्रॉन, इसको मैं क्या मान रहा हूं, एक फ्री इलेक्ट्रॉन। देन मान ले भाई हमने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया जिसके पास हमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी दे दी। ठीक है, अब हम क्या बताएंगे
कि जो हमारे पास एनर्जी का एक हिस्सा है, देन ए पार्ट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड इन increasing the kinetic energy of electron and the remaining part is used by photon to scattered with a लो फ्रीक्वेंसी। क्लियर है, समझ गए होगे यहां तक। अब हमें क्या पता है भाई, विद ए लो एनर्जी लिखो भाई, एनर्जी, और उसको हमने क्या मान लिया, एच न्यू डैश। ठीक है, समझ गए होगे यहां तक। अब यूज्ड इन, इसमें एक चीज और याद ऐड कर लो भाई, एंड रिकॉल, देन, अब ये सही, थोड़ा अलग अलग भी तो होना चाहिए ना, बिल्कुल बुक जैसा लिख लेंगे या फिर कहीं और से तो कैसे काम चलेगा। अब हम क्या कंसिडर करते हैं भाई, एक डायग्राम बना लेते पहले इसके लिए। इस तरीके से यहाँ पे हमने कोई भी एक इलेक्ट्रॉन मान लिया, एक ऊपर की साइड चला गया हमारे पास और एक नीचे की साइड। ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस। ये हमने थीटा मान लिया और ये हमने क्या मान लिया, फाई। ठीक है, कर लोगे यहाँ तक। अब जो ये थीटा और फाई हम मान के चले, अब इसका अलोंग होगा क्या, यहां तो आएंगे हमारे पास क्या भाई, इलेक्ट्रॉन, यहां पे स्कैटर्ड फोटोन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे स्कैटर्ड क्या आ गया हमारे पास, फोटोन। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन होके आए हैं हमारे पास, डिकॉइल इलेक्ट्रॉन है, उनकी एनर्जी क्या होगी, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। हमने पहले पढ़ रखी, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। और जो ये वाले हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इनकी एनर्जी क्या होगी, E डैश इज इक्वल टू एच न्यू डैश, और इनका लीनियर मोमेंटम क्या होगा, P डैश इज इक्वल टू एच न्यू डैश बाई सी। अब कहोगे लीनियर मोमेंटम ये कैसे आ गया, वो भी बताएंगे कि लीनियर मोमेंटम ये कैसे आया हमारे पास। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो रेस्ट में है, तो उसकी एनर्जी कितनी होगी भाई, एम नोट। एम नोट क्या है, उसका रेस्ट मास है। जब वो रेस्ट पे है उस टाइम पे जो मास है वो एम नोट लेके चल रहे हैं। और लीनियर मोमेंटम क्या हो जाए, P इज इक्वल टू एच न्यू डैश बाई, या न्यू बाई, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी न्यू हमारे पास, तो न्यू बाई सी। अब ये देखो ये होता कैसे है, P इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा, ये पढ़ रखा है हमने, अरे पीछे वाले टॉपिक में हमने किया था, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये पढ़ा था डी ब्रोगली वाले में। अब इससे हम वैल्यू निकाले तो लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी लिख सकते हैं। अच्छा वही लिख दिया, P इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा, और लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई न्यू होता है ना। तो यहाँ पे सी नीचे और न्यू कहाँ पे चला जाएगा, तो यहाँ पे लैम्डा की ये वैल्यू पुट की तो सी अपॉन न्यू, तो ये वाली वैल्यू ऊपर एच न्यू बाई सी, यही तो यूज किया है। कॉमन सेंस बेटा, कॉमन सेंस लगाया करो थोड़ी बहुत। आई नो दैट इज नॉट सो मच कॉमन, पर फिर भी जितनी हो उतनी तो यूज कर ही लेनी चाहिए, क्या जाता है। तो ये है भैया हमारे पास, इस साइड से लाइट रेडिएशन आई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, फोटोन आया इस साइड से, फोटोन से टकराया, तो भाई ये तो स्कैटर्ड हो गया,
एंगल थीटा के साथ हमारा फोटोन स्कैटर्ड हो गया लो फ्रीक्वेंसी के साथ। इलेक्ट्रॉन है वो इस साइड आ गया, उसने काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली, वो इस साइड आ गया, वहां पे उसकी एनर्जी इज इक्वल टू mc² है, यहाँ पे उसकी एनर्जी इज इक्वल टू, ये दो अलग अलग चीजें, E इज इक्वल टू m0 c²। ठीक है, ये है हमारे पास, यहाँ पे लिख सकते हैं इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है, कर लोगे यहां तक। अब हम दो केस कंसीडर करते भाई, एक तो बिफोर कोलिजन और एक आफ्टर कोलिजन। ठीक है, उसमें आपको क्लियर हो जाएंगे हमारे पास कौन सी चीज क्या दी हुई। पहले मैं बात करूं बिफोर कोलिजन। ठीक है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन कितनी है भाई हमारे पास, एच न्यू, सॉरी एनर्जी कितनी है भाई यहाँ पे, एच न्यू, यही है। लीनियर मोमेंटम ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन कितना होगा भाई, ये E और ये P इज इक्वल टू एच न्यू बाई सी। ठीक है, रेस्ट मास, ये तो दोनों फोटोन के लिए हैं एक तरीके से, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन E इज इक्वल टू m0 c²। क्या आ गया भाई हमारे पास, E इज इक्वल टू m0 c², तीनों वैल्यू आ गई। और लीनियर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन भाई रेस्ट में है तो वेलोसिटी 0 और लीनियर मोमेंटम भी क्या हो गया 0। लीनियर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा हमारे पास भाई, P इज इक्वल टू 0। तो ये सारे केस, चारों जो केस हमारे पास कब के लिए है, जब कोलिजन नहीं हुआ है, इन दोनों यहाँ पे रेडिएशन आ रही है इसके साथ टकराई नहीं है, उस सिचुएशन पे हम ये बात करते। ठीक है, अब यदि हम बात करें आफ्टर कोलिजन, किसकी बात करें हम, आफ्टर कोलिजन, एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन कितनी होगी भाई हमारे पास, E इज इक्वल टू एच न्यू डैश लीनियर मोमेंटम ऑफ, तो ये भी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होगी भाई वहां पे mc²। लीनियर मोमेंटम यदि हम फाइंड आउट करेंगे, अब यदि हम क्या बात, किसकी बात करें, लीनियर मोमेंटम की, तो वो क्या होगा, ये v वेलोसिटी के साथ यदि मूव कर रहे तो लीनियर मोमेंटम क्या होगा भाई mv, क्या हो जाएगा हमारे पास लीनियर मोमेंटम mv। ठीक है, कर लोगे यहां तक। अब भाई आते हैं जो हमारा मेन मैथमेटिकल डेरिवेशन है इसका, उसके ऊपर। ठीक है, करें शुरुआत, तैयार हो शायद आप, कोई बात नहीं हो तो भी हम करेंगे शुरुआत, तो भी ऐसे कोई ना काम चलेगा इसको, चलो अभी तो रहने ही देते हैं। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी है भाई हमारे पास, एक मिनट, हेडिंग नहीं है कोई भी इसी में, सॉरी गलत लिख दिया भाई। एनर्जी कंजर्वेशन आपको पता है, हमने पहले पढ़ रखी है भाई, बिफोर और आफ्टर कोलिजन जो एनर्जी होगी हमारे पास, दोनों की वैल्यू क्या होगी बराबर, ये हमें बताती है कंजर्वेशन लॉ ऑफ
एनर्जी मीन्स एच न्यू फोटोन की प्लस यदि हम बात करें एम नॉट सी स्क्वेयर इज इक्वल टू एच न्यू डैश प्लस एम सी स्क्वेयर। वे दोनों एनर्जी आ गई हमारे पास। ये तो किसकी एनर्जी है? फोटोन की। हमने ये लिख रखा है बिफोर कोलिजन ये है, आफ्टर कोलिजन फोटोन के लिए ये है। ये इलेक्ट्रॉन की, ये भी इलेक्ट्रॉन की। इसको इक्वेशन हमने क्या मान लिया? फर्स्ट। बिल्कुल आसान। यदि डेरिवेशन आपकी समझ में आ जाता है तो थ्योरी तो आप अपने आप लिख भी सकते हो। मेन है मैथमेटिकल पोर्शन आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। किसके अलोंग बात कर रहे भाई? एक्स एक्सिस। इसमें दो के अलोंग होगा। अच्छा, दूसरा मैं इसमें एक बात बता देता हूं। आप लोग कई बुक के साथ मैच करके देखते हैं तो बुक में थोड़ा अलग तरीके का है ये बीच का पोर्शन, या फिर इसमें मैं थोड़ा डिफरेंट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो आप पढ़ना चाहते हो यदि ये समझ में ना आया तो वो भी करवा देंगे। बीच का जो पोर्शन है ये हम चेंज करके भी करवा देंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसी में पूरा हो जाएगा, आपकी समझ में भी आए। एक्स एक्सिस के अलोंग हम बात कर रहे हैं भाई। लीनियर मोमेंटम की यदि मैं बात करूं किसके अलोंग? एक्स एक्सिस के अलोंग। तो ये वैल्यू दे रखी है हमारे पास, लेकिन बिफोर कोलिजन तो इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे ही है, वो तो हिल ही नहीं रहा। तो उसका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का जीरो लीनियर मोमेंटम ये आ गया हमारे पास। फोटोन का कितना है भाई बिफोर कोलिजन? एक्स एक्सिस के अलोंग। ये इसके अलोंग बात करें हम, ये पूरा एक्स एक्सिस है। एच न्यू बाई सी प्लस जीरो। जीरो किसका है? ये इलेक्ट्रॉन का। उसके बाद एच न्यू डैश बाई सी प्लस। अब भाई इसके अलोंग हमारी एक तरीके से ये मानो वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है हमारा, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन। तो ये एक्स और ये नेगेटिव वाई। एक बार ध्यान देना थोड़ा कि ये तो हमारे पास क्या है? एक्स। एक मिनट भाई, दोनों के लिए आएगा ये, सॉरी। इस साइड है फोटोन, इसको मैं इधर यदि लीनियर मोमेंटम की बात करूं तो ये क्या आ जाएगा एक तरीके से पी कोस थीटा। एक सेकेंड, वाई के अलोंग साइन होता है पी साइन थीटा, पी कोस थीटा लीनियर मोमेंटम। इसी तरीके से इसका बात करूंगा तो नेगेटिव वाई है, कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे। पी साइन फाई और पी कोस फाई। पी साइन फाई, पी कोस फाई, पी साइन थीटा, कोस थीटा। ठीक है, डायग्राम थोड़ा पहले वाला आपको आ गया होगा समझ में, मैं थोड़ा इसको चेंज कर रीड लेते हैं भाई। इस तरीके से है हमारे पास, इस साइड फोटोन जा रहा है, इस साइड हमारे पास इलेक्ट्रॉन जा रहा है। ये एंगल फाई है, ये अलोंग एंगल थीटा है। ये इलेक्ट्रॉन के लिए है, सॉरी फोटोन के लिए है। तो मैं इसको क्या मान रहा हूँ? लीनियर मोमेंटम। पी इस साइड है, पी साइन थीटा आ जाएगा, ये पी कोस थीटा आ जाएगा। ये हमारे पास पी साइन फाई आएगा और ये पी कोस फाई आ जाएगा। इस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ। तो ये है पहले एक्स एक्सिस के अलोंग कौन सा है भाई? पी की जगह पे तो ये वैल्यू लिख दी। एंगल कौन सा आएगा इसके साथ? कोस थीटा प्लस ये तो किसका है? फोटोन का। अब हम बात करें इलेक्ट्रॉन के केस में तो एम वी साइन, सॉरी एम वी कोस फाई, पी की जगह पे एम वी और कोस फाई एज इट इज। ये हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी? सेकंड। बिल्कुल आसान है, इस तरीके से करोगे तो आपको आसानी रहने वाली है, दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसके अलोंग भाई? अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस के अलोंग भाई यदि हम बात करें, इंसिडेंट रेडिएशन इसके अलोंग आ रही है, तो इंसिडेंट
दोनों में से फोटोन और इलेक्ट्रॉन दोनों के लिए यदि वाई एक्सिस की हम बात करें तो जीरो है। एक्स एक्सिस क्या लॉन्ग थी फोटोन की, ये वाली है लीनियर मोमेंटम, ये वाला है, और उसका तो इलेक्ट्रॉन का पहले ही जीरो था। लेकिन वाई एक्सिस के अलोंग यदि हम बात करें तो इसके अलोंग तो जीरो है, एक सीधी लाइन में तो लाइट मूव कर रही है हमारी, ऊपर नीचे तो नहीं आ रही। मतलब ये वैल्यू बिफोर कोलिजन दोनों की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, जीरो। किसकी होगी, कितनी होगी, जीरो। और यदि हम आफ्टर कोलिजन बात करें एच न्यू डैश बाई सी साइन थीटा माइनस, भाई ये नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग है इसलिए मैंने यहां पे माइनस का साइन लिया है, माइनस एम वी साइन फाई। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3, एक सेकंड, हाँ कर लोगे यहां तक। अब मैं, हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अब यदि मैं बात करूं इक्वेशन 2 से पहले, इसको हम रब कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या आई थी हमारे पास इक्वेशन 2 भाई, एच न्यू बाई सी इज इक्वल टू एच न्यू डैश बाई सी कोस थीटा प्लस एम वी कोस फाई, ये ठीक है। इससे यदि मैं वैल्यू निकालू भाई एम वी कोस फाई की, एम वी कोस फाई इज इक्वल टू, इसको एक साइड रखो, इनको उधर भेज दो, एच न्यू बाई सी माइनस एच न्यू डैश बाई सी कोस थीटा, सी दोनों में से कॉमन आ रहा है उस साइड भेज दो, एम वी सी कोस फाई इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू डैश कोस थीटा। आगे हमारे पास एक इक्वेशन, भाई उसको हमें एम वी साइन फाई की वैल्यू निकाली, ठीक है, एम वी कोस फाई की हमने वैल्यू निकाली है, तो बाकी इसको एक साइड रख के बाकी को उधर भेज दिया। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास 4। अब फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 से यदि हम वैल्यू निकालें तो क्या आएगा भाई, एच न्यू डैश बाई सी साइन थीटा माइनस एम वी साइन फाई इज इक्वल टू 0 है, एम वी साइन फाई इज इक्वल टू एच न्यू डैश बाई सी साइन थीटा। अब यदि वैल्यू निकाल, इस सी को भी उधर भेज दो, एम वी सी साइन फाई इज इक्वल टू एच न्यू डैश साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 5 आ गया हमारे पास। कुछ भी नहीं किया, जो वैल्यू थी हमारे, जो सेकंड और थर्ड से इक्वेशन आई थी उन्हीं का यूज करके हमें एम सी मतलब एम वी कोस फाई की वैल्यू निकाल ली, फिर एम वी साइन फाई की वैल्यू निकाल ली, दोनों की वैल्यू आ गई। इसका कोई काम नहीं भाई अभी। अब स्केयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5, जो इक्वेशन 4 और 5 है उनका स्केयर करवाओ और ऐड कर दो। क्या हो जाएगा उसके बाद, एम स्केयर वी स्केयर सी स्केयर कोस स्केयर फाइव प्लस एम स्केयर वी स्केयर सी स्केयर साइन स्केयर फाइव इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू डैश कोस थीटा का स्क्वायर प्लस एच न्यू साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, इसका दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है भाई, एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर कोस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस 2 एच स्क्वायर न्यू डैश
कोस थीटा प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर हमने ओपन किया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस इसका स्क्वायर एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर। अब ये वैल्यू तो क्या होगी भाई हमारे पास 1 m स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस, अब यहाँ से देखो इस दोनों टर्म में से ये चीज़ कॉमन आ रही है, एच न्यू डैश स्क्वायर कॉमन हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 एच स्क्वायर न्यू डैश कोस थीटा। ये वैल्यू भी कितनी होगी भाई हमारे पास 1, कितनी होगी ये 1 एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस एच न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2 एच स्क्वायर न्यू डैश कोस थीटा। ये आएगा भाई हमारे पास। क्या किया हमने, जो हमारे पास गिवन इक्वेशन थी उसमें पहले तो ये दोनों वैल्यू हम एम वी कोस थीटा कोस फाई एम वी साइन फाई इनकी वैल्यू निकालेंगे हमारे पास। ये जैसे ही वैल्यू आती है उसके बाद दोनों को स्क्वायर करवाओ, ऐड कर देंगे हम। वो ऐड करने के बाद ये जो वैल्यू आएगी इसमें से हमारे पास एक साइड, क्योंकि इसमें देखो आप साफ साफ दिख रहा है, इधर से स्क्वायर करवाएंगे कोस स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई, ये चीज़ें दोनों में, ये दोनों में कॉमन आ गया हमारे पास, तो ये रिजल्ट आ जाएगा यहाँ तक। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन नंबर कौन सा मान लिया 5। कर सकते हो, बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं, देखते ही हो जाएगा। आपको दिक्कत इक्वेशन नंबर 6 था भैया, इक्वेशन नंबर 6 तक हो गया हमारा। अब इसके अंदर हमें क्या करना है भाई, जो हमने इक्वेशन पहले निकाली थी, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी, जो एनर्जी के लिए हमने इक्वेशन लिखी थी, उसको लिखो आप एक बार दोबारा। क्या थी वो इक्वेशन, सर याद नहीं है, एच न्यू प्लस एम नोट सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू डैश, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से मैं बात कर रहा हूँ भाई, न्यू डैश प्लस एम सी स्क्वायर, एच न्यू माइनस एच न्यू डैश इज इक्वल टू एम नोट एम सी स्क्वायर माइनस एम नोट सी स्क्वायर, एच इंटू न्यू माइनस न्यू डैश इज इक्वल टू, तो ये आया हमारे पास एम सी स्क्वायर माइनस एम नोट सी स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। अब इसके अंदर हमें एक बात पता है क्या, या फिर यहाँ से केवल एक काम करो, केवल इसकी वैल्यू निकाल लो, इसको उधर ही रहने दो और आसान करवा देते हैं, प्लस इसको भी चेंज करते हैं, एम सी स्क्वेयर इज इक्वल टू, भाई ये वैल्यू रखी, इसको उधर भेज दिया, एच न्यू माइनस एच न्यू डैश प्लस एम नोट सी स्क्वेयर, एच कॉमन ले सकते हैं, न्यू माइनस न्यू डैश प्लस एम नोट सी स्क्वेयर, एम सी स्क्वेयर की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, यहाँ तक कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत आई थिंक तो होने वाली है नहीं आपको। अब इसके अंदर वही हम इसका स्क्वायर करवा देंगे, स्क्वायर करो बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, एम स्क्वेयर सी की पावर 4 इज इक्वल टू एच स्क्वेयर न्यू माइनस न्यू डैश स्क्वेयर प्लस एम नोट स्क्वेयर सी की पावर 4 प्लस 2 एच एम नोट सी स्क्वेयर न्यू माइनस न्यू डैश। भाई वही अप्लाई किया है, ए माइनस ए, ये एक
ए की तरह बिहेव करेगा, ये बी की तरह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने यहाँ पे। अब इसको, इसमें भी अंदर क्या होगा भाई, ये वाला जो है इसमें भी a माइनस बी और a प्लस बी वाला फॉर्मूला, सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं हम। करो इसके अंदर m नॉट, सॉरी MC4 इज इक्वल टू h स्क्वायर, इसको ओपन करते हैं यदि हम, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर न्यू डैश प्लस m नोट स्क्वायर c की पावर 4 प्लस 2h m नोट c स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश। ये वैल्यू आई है भाई हमारे पास। और या फिर एक काम करो, चलो इसको तो ऐसे रहने दो, ये हमने इक्वेशन कौन सी निकाल ली, 7। ये 6 आई हमारे पास, उधर कौन सी आ गई भाई, 7। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है भाई, 7 माइनस 6 की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं यहाँ से। Now 7 minus 6 gives m square c की पावर 4 माइनस m square v square c की पावर 2। ये लेफ्ट हैंड साइड इसकी है भाई, ये लेफ्ट हैंड साइड इसकी हमारे पास, इज इक्वल टू h स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस h स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर न्यू डैश प्लस m नोट स्क्वायर c की पावर 4 प्लस 2h m नोट c स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश। ये तो हमने लिखी भाई ये वाली इक्वेशन, ये वाली टर्म, ये वाली और ये वाली, केवल इक्वेशन नंबर 7 की टर्म लिखी। अब हम लिखेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड, माइनस h स्क्वायर न्यू स्क्वायर माइनस h स्क्वायर ही आएगा भाई, ये भी h स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर न्यू डैश कोस थीटा। ये हमने इक्वेशन लिख दी। ये वैल्यू कैंसिल, ये दोनों वैल्यू कैंसिल। अब एक साइड तो हमारे पास क्या बचता है इसमें भाई, कोस थीटा है टर्म में, और दूसरी साइड हमारे पास भाई एज इट इज, कोई बात नहीं, जो कॉमन आता है वो कॉमन ले लो, जो रहता है उसको रहने दो। इस साइड से हम m स्क्वायर c स्क्वायर कॉमन ले ले, यहाँ क्या बचेगा c की पावर 2 माइनस इधर v की पावर 2 इज इक्वल टू, अब इसमें देखो प्लस की टर्म क्या है और माइनस की टर्म, एक तो ये वाली टर्म हमारे पास प्लस की m नोट c की पावर 4 प्लस 2h m नोट c स्क्वायर, ठीक है, ये टर्म बचती है। अब ये दोनों जो टर्म है इसमें से ये चीज़ हमारे पास कॉमन आ रखी, क्या, प्लस 2h स्क्वायर न्यू डैश, इधर क्या बचेगा भाई हमारे पास, इधर तो प्लस का माइनस का ही ले लो भाई, माइनस इधर 1 माइनस इधर क्या बचेगा हमारे पास कोस थीटा। इन दोनों टर्म की बात कर रहा हूँ मैं, एक तो ये वाली है और एक ये वाली टर्म, ये हमने ऑलरेडी लिख दी है यहाँ पे। और अच्छा एक सेकेंड भाई, इसके साथ ये भी आएगा न्यू माइनस न्यू डैश माइनस 2h स्क्वायर न्यू डैश। अब इसमें से यदि कॉमन लेते हैं तो इधर तो बचेगा कितना 1, इधर कितना बचा माइनस कोस थीटा।
ये टर्म हमारे पास बचती है भाई, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गया हमारे पास 8। दोबारा देख लो, उस साइड से जब हम ले रहे तो एम स्क्र सी स्क्र हमारे पास बचा सी स्क्र माइनस वी स्क्र। अब एक टर्म तो ये बची हमारे पास माइनस 2h स्क्र न्यू डैश 1 माइनस कोस थीटा प्लस एम नॉट स्क्र सी की पावर 4 वो बचती है। दूसरा एक ये बचती है क्या 2h एम नॉट सी स्क्र और v माइनस वी नॉट, सो न्यू माइनस न्यू डैश। अब देखो इसमें, अब जो इक्वेशन 8 आई हमारे पास, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमने पढ़ी होगी। क्या होती है भाई थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मैं बता देता हूं आपको। अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी m इज इक्वल टू एम नोट अपॉन 1 माइनस वी स्क्र बाई सी स्क्र अंडर रूट। ये होता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। m हमारे पास जब वो मोशन में होगा उस टाइम पे किसी ऑब्जेक्ट का मास, m नोट क्या है जब वो रेस्ट में है उस टाइम पे उसका मास, इनकी वैल्यू। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं m नोट c अपॉन अंडर रूट सी स्क्र माइनस वी स्क्र। m जो है नीचे से हमने c कॉमन ले लिया और वो कहाँ पे चला गया ऊपर, वैल्यू आ गई। अब ये जो वैल्यू है हमारे पास m की, इसको हम पुट करवाएंगे किस में भाई, इक्वेशन नंबर 8 में, जहाँ पे भी m दिखे आपको वहाँ पे ये वैल्यू हम पुट करते हैं। देखो क्या आएगी, पहले ऊपर वाले से शुरुआत करो। m नोट की जगह हम पुट करते हैं, m की जगह इसका स्क्वायर करवाना पड़ेगा, सीधी सी बात ये है भाई, इसका स्क्वायर करवाओ, यहाँ पे पुट करते तो m नोट स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। स्क्वायर करवाएंगे तो ये रूट हट जाएगा यहाँ से, इनटू में सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू, बाकी में तो है ही नहीं हमारे पास, तो ये वाली टर्म क्या आ जाएगी एज इट इज चलेगी हमारे पास, इज इक्वल टू एम नोट सी की पावर 4 प्लस 2h एम नोट सी स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश माइनस 2h स्क्वायर न्यू डैश। थोड़ा भाई डेरिवेशन आप साथ साथ करते चलोगे, नोटबुक में रहेगा तो आपको समझ में आता रहेगा, लेकिन वैसे करोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ से जो वैल्यू कैंसिल होती है इसके अंदर, उनको कैंसिल कर दो उस साइड से, तो क्या बचेगा हमारे पास भाई, दोनों टर्म कैंसिल हो रही, जो दो टर्म हमारे पास दोनों कैंसिल हो रही। देखो ये वाली दोनों कैंसिल होगी। अच्छा भाई देखो, एक इधर c की पावर 4 आएगा, कहोगे c की पावर, भाई इसका स्क्वायर करवाएंगे तो m नोट का स्क्वायर c का स्क्वायर, और एक c स्क्वायर हमारे पास पहले ही, तो ये वैल्यू आएगी, ठीक है। अब इतना है नहीं कि हम एक साथ करते चले, तो रब करना पड़ेगा बीच बीच में। तो हमारे पास इक्वेशन आई है भाई m नोट स्क्वायर c की पावर 4 इज इक्वल टू m नोट स्क्वायर c की पावर 4 प्लस 2h m नोट c स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश माइनस 2h स्क्वायर न्यू डैश 1 माइनस कोस थीटा। ये वैल्यू आई। अब जैसे ही मैं इस टर्म को उधर भेजता हूँ, कैंसिल होके क्या आ जाएगा हमारे पास 0 इज इक्वल टू 2h m नोट c स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश माइनस 2h स्क्वायर न्यू डैश 1 माइनस कोस थीटा। ये वैल्यू आ जाएगी। जैसे ही हमने इसको एक साइड किया तो हमारे पास
ये वैल्यू बचती है -2h² न्यू 1 माइनस, अच्छा दूसरा वो, ठीक है। अब दोनों क्या होगी, दोनों को क्या लिख सकते हैं हम, इक्वल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। ये 0 है, एक लाइन कट कर लेता हूँ मैं इस तरीके से, कंफ्यूज हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओ तो भाई बढ़ा लेते हैं हम तो एक लाइन, 2h m0c² न्यू माइनस न्यू डैश इज इक्वल टू 2h² न्यू डैश 1 माइनस कोस थीटा। लिख सकते हैं इस तरीके से भाई हम इसको, माइनस का था भाई, उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा हमारे पास, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, न्यू माइनस न्यू डैश, ये वैल्यू इधर लेके जा रहा हूँ मैं, न्यू डैश इज इक्वल टू 2h² 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 2h m0c²। लिख सकते हैं इस तरीके से, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो भाई पहले, ये दोनों कैंसिल, 2 से 2। अब इसको अलग अलग अपोन में लिख सकते हैं, न्यू अपॉन न्यू डैश माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू डैश इज इक्वल टू h 1 माइनस कोस थीटा अपॉन m0c²। ये दोनों टर्म और ये दोनों टर्म कैंसिल होगी, 1 अपॉन न्यू डैश 1 अपॉन न्यू इज इक्वल टू h 1 माइनस कोस थीटा अपॉन m0c²। ये वैल्यू आ गई भाई हमारे पास इधर। अब इसको मैं थोड़ा और मॉडिफाई करके लिखूं तो क्या लिख सकते हैं भाई हम, h अपॉन m0c² 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 1, इस तरीके से मैं लिख सकता हूं इनको, h को हमने एक साइड लिख दिया और दूसरे को एक साइड। यदि मैं बात करूं किसकी, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, किसकी बात करूं मैं, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है भाई, अब न्यू इज इक्वल टू c बाई लैम्डा और 1 बाई न्यू इज इक्वल टू, उल्टा कर दो इसको, लैम्डा बाई c, यही हो जाएगा। तो इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, h अपॉन m0c² 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू लैम्डा डैश अपॉन c माइनस लैम्डा बाई c। इस तरीके से हम लिख सकते हैं भाई इसको। कुछ भी नहीं किया, जो हमारे पास रिजल्ट गिवन था उसको ही हमने चेंज करके लिखा है भाई। किसकी फॉर्म में चेंज किया है इसको, वेवलेंथ की फॉर्म में चेंज किया है। वेवलेंथ की फॉर्म में चेंज कर तो दिया, लेकिन अब हमारा तो भाई ये आ गया हमारे पास। इधर से हम क्या लिख सकते हैं, इसको मार करके चलते, ऐशिदा के लिए खेद है, कोस थीटा 1 बाई c कॉमन, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, ये दोनों वैल्यू कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, इसको यदि हम लिखें तो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m0c 1 माइनस कोस थीटा। ये वैल्यू आ गई भाई हमारे पास, ठीक है। इधर से यदि हम देखें तो ये वैल्यू क्लियरली हमें दिख रही है। अब यदि हमारे पास, हमें पता है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बाद में जाके कम हो रही है, इसको मैंने क्या ले लिया, डेल एल इज इक्वल टू h अपॉन m0c
1 माइनस कोस थीटा, वेयर डेल लैम्डा इज इंक्रीज इन wavelength and called Compton शिफ्ट। क्या बोलेंगे हम इसको? कॉम्पटन शिफ्ट। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा भाई क्लियर। अब ये समझ लो कि आपका 90, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 9 हो जाएगी इसकी। और यदि आप यहाँ तक कर लेते हो तो कुछ भी नहीं, बाद में तो बिल्कुल आसान है, हो ही जाएगा। ये समझ लो कि हमने कर ही लिया। अब जो इक्वेशन नंबर 9 आई है हमारे पास, यदि हम उससे बात करें तो 2-3 चीज़ें हमें क्लियरली दिख रही है। क्या? कि जो चेंज इन वेवलेंथ है वो उसका कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा हमारे पास, किसके ऊपर? जो इंसिडेंट फोटोन है हमारे पास उसकी वेवलेंथ का। जो हमारे पास चेंज इन वेवलेंथ है वो इंडिपेंडेंट है किसकी? वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन जो होंगे हमारे पास उसकी। किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? थीटा के ऊपर डिपेंड कर रही है भाई। इधर ही लिख लेते हैं, चलो एक बार। फर्स्ट, इट इज क्लियर, एक तो इसी कंक्लूजन है हमारे पास ही। इट इज क्लियर फ्रॉम इक्वेशन 9 that change in या increase in wavelength is independent of wavelength of incident photon and depend upon scattering angle। ठीक है, एक तो ये बात क्लियर होगी भाई, सीधी सी बात है। ये है, इसमें कहीं पे भी उसका कोई जिक्र नहीं, केवल थीटा है। थीटा हमारे पास पता है स्कैटरिंग एंगल है, किसके लिए? फोटोन के लिए। ठीक है, तो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, बाकी कोई भी इफेक्ट नहीं है हमारे पास। ठीक है, दूसरी चीज हमें क्या पता चल रहा है कि यदि हमारे पास थीटा की वैल्यू 0 हो, कोई भी मतलब किसी भी एंगल के साथ स्कैटर नहीं हो रहा, तो कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा। ठीक है, किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में हमारा फोटोन मूव कर रहा है, ठीक है, उस डायरेक्शन में हो यदि स्कैटरिंग, तो हमारे पास वेवलेंथ में कोई भी चेंज नहीं आएगा। मतलब इफ थीटा इज इक्वल टू 0, इट मीन्स क्या हो गया भाई? इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट फोटोन so there lambda is equal to, so there is no increase in wavelength in the डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट फोटोन। उस डायरेक्शन में हमारे पास कोई भी इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, अब यदि हम बात करें थर्ड केस में, फॉर थीटा इज इक्वल टू π/2, हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी है भाई? π/2। तो इसमें पुट करो h/m0c 1 माइनस कोस π/2, h/m0c 1 माइनस कोस π/2 कितना होता है? 0। तो ये वैल्यू 0 हमारे पास
खाली ये बचेगा, ये, क्योंकि ये वैल्यू cos पाई बाई 2 कितना हो गया 0, 1 बचा हमारे पास। और यदि हम यहाँ से निकाले वैल्यू तो हमें पता है भाई रेस्ट मास ऑफ फोटोन कितना होता है, जितना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। वेलोसिटी ऑफ लाइट की वैल्यू पता है, वैल्यू पुट करें यदि हम इसकी 6.6 इंटू 10 रेज़्ड पावर माइनस 34, 9.1 इंटू 10 रेज़्ड पावर माइनस 31 इंटू 3 इंटू 10 रेज़्ड पावर 8, तीनों की वैल्यू, H की वैल्यू, m0 की वैल्यू और C की वैल्यू। रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये होता है हमारे पास, दोनों वैल्यू आ गई। अब जब हम इसको सोल्व करके देखेंगे तो 0.0242 एंगस्ट्रम ये वैल्यू आएगी। ठीक है, किस केस में? अब इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्पटन वेवलेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये जो वैल्यू है इज कॉल्ड कॉम्पटन वेवलेंथ। ठीक है, अब यदि एक केस हमारे पास और बचता है भाई, क्या है? वैन थीटा इज इक्वल टू पाई, तो डेल लैम्डा एच एम नोट सी 1 माइनस कोस पाई। कोस पाई कितना होता है भाई? -1, तो माइनस माइनस प्लस 2h अपॉन एम नोट सी। ये वैल्यू हमने पीछे वाले में निकाली, कितनी? 0.0242। इसको हम मल्टीप्लाई कर दें कितने से? 2 से, तो कितनी आ जाएगी? 0.048 एंगस्ट्रम हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये था भाई आपका आज का टॉपिक। आई नो इट्स लेंदी, इट्स टू मच लेंदी, क्योंकि भाई पेपर में यदि मैं ये बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन सीधा 9 नंबर में पूछा जा सकता है, तो आपको पता है कोई डेफिनेशन तो देगा नहीं वो, भाई ये डेफिनेशन है, इसको याद कर लो, ये 9 नंबर की पूछी जाने वाली। बड़ा डेरिवेशन होना ही था, लेकिन यदि आप इसको शुरू से लेके चलते हो, आई नो दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, इसको कर लेना। तो आज ज़्यादा मैं बोलने वाला हूँ भी नहीं, क्योंकि काफ़ी देर होगी, कंटिन्यूस लेक्चर किया। थैंक यू।